गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन ऐसे करंट अफेयर्स जो कि दिसंबर 2020 के हैं उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इकोनॉमी का पार्ट 2 लेकर आए हैं और ये लास्ट पार्ट हो जाएगा इस इकोनॉमी के टॉपिक का। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक से इसके अंदर और वही एक चौथा टॉपिक है, कहता है फार्म मेकनाइजेशन के बारे में। समझते हैं न्यूज़ में क्यों रहा है ये फार्म मेकनाइजेशन। देखिए सरकार जो है अब फोकस कर रही है फार्म मेकनाइजेशन को लेके और टारगेट है इसका कि ये फार्म मेकनाइजेशन को डबल करेगी पर हेक्टर से अगले 10 सालों में। ठीक है, तो ये फार्म मेकनाइजेशन क्या है पहले ये जान लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या है कि भाई डेवलपमेंट होता है और यूज होता है। मेकनाइजेशन का मतलब मैकेनिकल चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, यूज हो रहा है मशीन्स का जो यहाँ पे ह्यूमन की जगह लेगी और एनिमल की जगह लेगी। जो ह्यूमन और एनिमल पावर है एग्रीकल्चर में, इसकी जगह यहाँ पे मशीन ले लेगी। समझ रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और इसका मेन मुद्दा ये है आखिरी में कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना और कॉस्ट कम होना। क्योंकि इतने सारे ह्यूमंस अगर फार्मर्स लगे रहते हैं एक फील्ड के अंदर तो पहली चीज तो कॉस्ट बहुत आ जाती है, मैनुअल काम में आएगी और प्लस टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, प्रोडक्शन भी उतना नहीं हो पाता। तो इस वजह से मशीन को बढ़ाने की बात की जा रही है। फार्म मेकनाइजेशन हमारे भारत के अंदर ये करीब 40 से 45% है स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। इनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई मेकनाइजेशन लेवल है। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इन बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल मेकनाइजेशन है। हालांकि ये भी इंडिया के अंदर बहुत ही कम है। अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करो, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है वो वहाँ बाहर कंट्रीज में जैसे USA की बात करें उनके यहाँ 95% है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील तक में 75% और चाइना में 57% है। अब फार्म मेकनाइजेशन मार्केट हमारे इंडिया के अंदर जो है वो बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। अगर रेट देखें तो 7.53% से बढ़ी है ये 2016 से 18 के बीच में। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको थ्रस्ट मतलब इसको एक पुश मिला है कई सारी सरकार की पॉलिसीज़ के द्वारा। और ये हमें सेल जो कि ट्रैक्टर्स की है इंडिया में उससे देखने को मिलता भी है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर्स बिक रहे हैं तो लग रहा है कि फार्म में जो है वो मशीन्स का यूज़ हो रहा है। इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो एक लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में निकल के आई है। कहें तो 1/3 जो कि टोटल ग्लोबल ट्रैक्टर का प्रोडक्शन होता है वो हमारे यहाँ होता है, 1/3। यार जनता भी ज़्यादा है, फायदा भी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और दिक्कतें भी ज़्यादा है। खैर अब बात करेंगे कि सरकार ने आखिरकार क्या इनिशिएटिव लिए हैं, इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे पहला है SMAM, फुल फॉर्म बताऊँ आपको, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन। ये लॉन्च करा गया था बच्चों 2014 में, 14-15 में किया गया था ताकि हम जो रीच है फार्म मेकनाइजेशन की उसे और ज़्यादा दूर तक ले जाएं, या आपका हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक ले जाएं एंड उन रीजन्स तक ले जाएं जहां पे फार्म पावर की जो अवेलेबिलिटी है, जो फार्म पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। स्कीम के अंदर जो असिस्टेंस है वो दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई टू इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ताकि स्टेट की जो राज्य की सरकारें हैं वो ट्रेनिंग वगैरह दें, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह दें एग्रीकल्चर मशीनरी का और फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करें। उनको जो है बताएं कि किस तरीके से आप बहुत सारे मशीनरीज को एग्रीकल्चर सेक्टर में ले सकते हो, किस तरीके से आप इक्विपमेंट को ले सकते हो, है ना, ताकि यहाँ पे और साथ में जो है वो एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए। तो ये सब कुछ जिम्मेदारी स्टेट की गवर्नमेंट्स की होनी चाहिए। तो नाम क्या है इसका? सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो इनिशिएटिव है वो है भाई मल्टी लिंगुअल मोबाइल ऐप, CHC फार्मर मशीनरी। अब मल्टी लिंगुअल है, अब ऐसी अगर मोबाइल ऐप है जिसे हम लोग फार्म्स ऐप बोलते हैं, FARMS, फार्म ऐप एप्लीकेशन जानते हैं ना मोबाइल में, इसे डेवलप करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, जो यहाँ पे कनेक्ट करेगी फार्मर्स को विद कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स। ये जो फार्मर है मोबाइल से यहाँ पे अपने कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स तक पहुँच जो है कनेक्ट कर पाएंगे जो भी इनकी लोकेलिटी में है, ताकि यहाँ पे मशीन्स वगैरह ये रेंट पे ले सके, है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए बेचारे रेंट पे मशीन ले सके, हर आदमी खरीद तो सकता नहीं है। सरकार ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुश भी किया है प्रमोट करने के लिए जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीन है ना, जैसे कि लेज़र लेवरर। अब जानते हैं लेवरर का यूज़ होता है इसके अंदर लेवल करने के लिए, तो लेज़र लेवरर, उसके बाद हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी का कंबाइन हार्वेस्टर्स जो आते हैं, है ना, थ्रेशिंग वगैरह करने के लिए। दोनों पहले जो है अलग अलग होते थे, फिर ये जो है
वो कंबाइन हार्वेस्टर्स अब आते हैं, तो इसके लिए साथ में साथ स्मॉल इक्विपमेंट जैसे कि पावर वीडर्स होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वीडिंग कर देंगे। तो इन सब के लिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा है लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरीज को। साथ में CRM क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर के द्वारा। 2018 में इसको लाया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो फार्मर्स हैं नॉर्दर्न रीजन के, उन्हें यहाँ पे मूव अवे करें फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग कॉजिंग पोल्यूशन। देखिए नॉर्थ के जो फार्मर्स हैं, आपको पता होगा कि ये सारे के सारे क्या करते हैं कि जला देते हैं, अपने जो बचा हुआ क्रॉप होता है, रेसिड्यू होता है, उसको जला देते हैं। और उसी वजह से बहुत बड़ा कारण है कि जो स्मॉग वगैरह देखने को मिल जाती है इस रीजन में, आसपास के और स्टेट्स में ना, उत्तर प्रदेश तक ये चीज़ें आगे तक फैल जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा होता है कारण। और इसी के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या करा है कि फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम भी लाई गई है। ठीक है, स्कीम के अंदर फार्मर्स को यहाँ पे मशीनरी दी जाएगी इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे मशीनरीज वगैरह इसके लिए दी जाएंगी। और इस्टेब्लिशमेंट कैसे करा जाएगा, कस्टम हायरिंग सेंटर्स का, और यहाँ पे वही रेंट वगैरह पे ले सकते हैं ये इन सीटू मैनेजमेंट जो क्रॉप रेसिड्यू का है, इसके इस मशीनरी वगैरह को ले सकते हैं। तो ये सब जो सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात आती है कि फैक्टर्स एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ फार्म मेकनाइजेशन। अब क्या है कि भाई आखिरकार क्या ऐसी वजहें हैं जिससे हमें लगता है कि फार्म मेकनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो इंक्रीज माइग्रेशन ऑफ रूरल वर्कर्स टू अर्बन एरियाज। पहली चीज़ क्या हो रही है कि जो गांव से लोग हैं वो जा जाके अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से फार्म के लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है। अब एक बात बताओ भैया, अगर यहाँ पे है ये एक लैंड, ठीक है, अब लैंड में मान लो 2 लोग काम करते हैं, मान लो 3 लोग काम करते हैं, तो इसमें मान लो 150 रुपये खर्चा आता है। ठीक है, एक ऐसी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब मान लीजिए इसमें से 1 या 2 आदमी चले गए अर्बन एरिया में, चले गए, कहने लगे यहाँ हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम अर्बन में काम करेंगे जाके शहरों में। तो पहली चीज़ तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण काफ़ी बढ़ रहा है, यहाँ पे कंजेशन आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ बचा एक बंदा, तो ये अब 150 रुपये की तो कॉस्ट आएगी नहीं, ये कॉस्ट बढ़ के हो जाएगी 450 रुपये की। तो यहाँ पे इस वजह से कॉस्ट बढ़ गई, समझ रहे हैं ना, तो ये कॉस्ट बढ़ाता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर वर्कर्स का जो परसेंटेज है टोटल वर्क फोर्स में, ये कम हुआ है। ये 25.7 से कम हुआ है, 2050 तक हो जाएगा फ्रॉम 58.2% इन 2021। ये ऐसे लग रहा है बहुत कम हो जाएगा 2050 तक। उसके बाद कि ड्यू टू इंसेंटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर इन डिफरेंट फार्म ऑपरेशंस देयर इज अ नीड फॉर हाई कॉस्ट मशीनरी फॉर बेटर टर्नआउट इन शॉर्टर टाइम। अब वो कह रहा है बहुत बुरी तरह से लेबर्स वगैरह अलग अलग फार्म ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारे पास हाई कॉस्ट मशीनरी हो ताकि हम ये टर्नआउट फटाफट कर सकें, शॉर्ट टाइम में हम अपना काम कंप्लीट कर सकें। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें बनानी है, तो भी ज़रूरत है इसके लिए। अगर हमें ओवर डिपेंडेंस हम मानसून के ऊपर है, तो अगर हम फटाफट से काम कर लेंगे तो मानसून जब आ जाएगा तो उसी समय सब कुछ हमारा तैयार होगा, तो ये एक फ़ायदा होगा। उसके बाद जो यूज़ है ट्रैक्टर्स का, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सीड बेड प्रिपरेशन अच्छे से होगी, अच्छे से आप सीडिंग कर पाओगे, है ना, अच्छे से आप बीज वगैरह डाल पाओगे, सही से ऑपरेशन हो पाएगा, टाइम से हो पाएगा, जो सीड और फर्टिलाइजर है वो सही जगह पे पड़ सकेंगे, है ना, मैनुअली इतना चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो ये सब फायदा हो सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है इसके अंदर मेकनाइजेशन की। अब इसे देखिए बेनिफिट्स क्या होगा फार्म मेकनाइजेशन का, ये समझते हैं। तो पहला, इनपुट सेविंग्स। स्टडीज ने दिखाया है कि अगर यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कि डायरेक्ट रिलेशन है फार्म मेकनाइजेशन का, मतलब फार्म पावर अवेलेबिलिटी का, और फार्म यील्ड का, कि मतलब अगर यहाँ पे मशीनरी का यूज़ करोगे तो अपने आप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो फार्म मेकनाइजेशन माना जाता है कि बहुत सारी और इनपुट सेविंग, मतलब हमें और सेविंग्स देते हैं, जैसे कि सीड्स से हमें 15 से 20% में हमें सीड में फ़ायदा होगा। क्यों? मशीन एक सही जगह पे डालेगी, हाथ वहाँ से छिड़कने में इधर उधर बहुत सारे सीड्स बर्बाद हो जाते हैं। और फर्टिलाइजर से में भी हमें 15 से 20% का फ़ायदा होगा। उसके बाद फ़ायदा क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये माना जा रहा है कि जो फार्म मेकनाइजेशन है वो यहाँ पे हमें टाइम जो है कम करने में मदद करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% हमारा टाइम बचेगा, जिससे फार्म लेबर और एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, वर्कलोड उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके साथ हमारा हार्वेस्ट जो है उसमें भी हम कटाई वटाई में भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इससे हमारा जो हमारे जो कटाई के बाद जो लॉसेस होते हैं, जिसे हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बोलते हैं, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। कल्टीवेशन की क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है। सोशल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं? बहुत सारे सोशल बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला, ये हमें
जो इट हेल्प करेगा कंजर्व करने में अनकल्टिवेबल लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में। जो लैंड हमारी यूज नहीं हो रही है, इस समय कल्टिवेबल लैंड नहीं है, उसे हम एग्रीकल्चर लैंड में बदल सकते हैं। कैसे? हमारे पास अच्छी टिलिंग, मतलब जो हमें टेक्निक्स हमारी अच्छी होगी टिलिंग की, है ना, मतलब अगर हम जो है वो यहाँ पे खुदाई वगैरह करके उसको प्लेन वगैरह करते हैं ना जमीन को, तो इससे मशीन से होगा, फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद लैंड यूज फॉर फीड एंड फॉडर कल्टीवेशन से हम शिफ्ट कर सकते हैं ड्रॉट एनिमल टुवर्ड फूड प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो इन शिफ्टिंग यूज्ड लैंड यूज फॉर फीड एंड फॉडर कल्टीवेशन बाय ड्रॉट एनिमल्स टुवर्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम जो ऐसी लैंड वगैरह को यूज करते थे कि नॉर्मली वहाँ पे जो है जानवर आए और खा वाले, तो इसको हम लैंड को कल्टिवेबल लैंड में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब फायदा हो सकता है। दूसरा, वर्कलोड औरतों के ऊपर से कम होगा। ठीक है, एफिशिएंसी और बढ़ेगी लेबर की। साथ में जो सेफ्टी है, मतलब फार्म प्रैक्टिसेस में कि भैया इंसान मैनुअली काम करता है तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती, कभी चोट लग जाती, कभी कुछ हो जाता है, ये कम हो जाएंगी। साथ में यंग लोग जो हैं गांव के, उन्हें भी फार्मिंग ज्वाइन करने में और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आएंगे। साथ में जो लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी में और मेकिंग एग्रीकल्चर कमर्शियली मोर वायबल। अब देखो यहाँ पे अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है ना, ज़्यादा पैदावार होती है, तो इससे क्या होगा कि हम फटाफट से काम कर लेंगे, रोटेट करेंगे क्रॉप्स को सेम लैंड में, फटाफट से रोटेट करेंगे। और इससे क्या होगा कि हम अपने फार्मर्स की इनकम, फार्म इनकम बढ़ा सकते हैं। ये बेचने में फटाफट जो है फटाफट से मार्केट में आएगा तो बिकेगा अच्छा, समझ रहे हैं। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखिए फार्म मैकेनाइजेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से लैंड और वाटर रिसोर्सेज का यूज करेगा। आदमी नॉर्मल जब यूज करता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो लैंड हो, तो बड़ी ही ज्यादा जो है चीजें उसमें बर्बाद भी हो जाती है। अगर आप भी चाहेंगे तो एक एक मशीन काम करे और एक आप काम करें, तो आप सारा रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। तो इससे मशीन अगर सामान बचाएगी तो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए बहुत अच्छा है। अब हर लेक्चर की तरह यही बात बताऊंगी कि भैया चैलेंजेस भी होते हैं, हर जगह हर चीज़ खूबसूरत नहीं होती। तो इस फार्म मैकेनाइजेशन करने में क्या सामने चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं, समझते हैं। पहला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑपरेशन। इंडिया जो है इसके पास बहुत ही छोटा एवरेज है लैंड होल्डिंग का। आप जानते हो उन लोगों के पास, यहाँ जो गांव वाले लोग हैं, इनके पास अगर हम एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से बताएं 2015-16 वाले, तो 2.66 एकड़ है, मतलब लैंड होल्डिंग साइज। तो बहुत ही छोटा हो गया ना, और वो भी अलग अलग, किसी के पास इधर है, किसी के पास इधर है, किसी के पास इधर है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बड़ी लैंड होती है तो उसमें चीज़ें बहुत आसानी से ऑपरेशनलाइज हो जाती हैं। छोटी इनके पास है, छोटी इनके पास है, छोटी इनके पास है, तो कहाँ ये कहेंगे अरे हमारे चैनल में मशीनरी कहाँ आएगी, अरे छोड़ो मैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये वो। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये इंडिविजुअल ओनरशिप एग्रीकल्चर मशीनरी की, ये इकोनॉमिकली कम कर देगा। अब मान लो इतनी बड़ी तुम्हारे पास लैंड है और तुम्हारी कॉस्ट इसमें मशीन डालने में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर इतनी बड़ी लैंड है तो तुम्हारी कॉस्ट कम पड़ेगी, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यूएसए में एवरेज बताऊं कितना है साइज का, ये 145 एकड़ है, कनाडा में 235 एकड़ है, हमारे कितना है 2.66 एकड़। कितना कम हो गया, आप इमेजिन कर लो। अब अगर रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट को भाई अच्छा प्रॉफिटेबल करना होगा फार्म मैकेनाइजेशन एरिया में। ठीक है, तो ये बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे मतलब इंक्रीजिंग द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हैज लिमिटेशन। अब जो क्रॉप एरिया है वो भी हम बढ़ा नहीं सकते, इसमें भी कुछ लिमिट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी इतनी नहीं है, या हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो कितने ही बड़े लेवल पे तुम इतना से रिस्क ले लोगे उठा के। ठीक है, उसके बाद एक दिक्कत है कि फार्मर्स की इनकम लेवल काफ़ी कम है। तो इतने छोटे लेवल में मार्जिनल लैंड उनके पास, स्मॉल लैंड उनके पास, एवरेज अगर बताएं तो 6426 पर मंथ इनका एवरेज है जो कमाते हैं। देखिए ये हमें बताती है 2016 की एनएसएस रिपोर्ट बताती है। तो इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आएंगे इस एग्रीकल्चर में भैया ये। तीसरी दिक्कत है क्रेडिट प्रोसीजर। अब एग्रीकल्चर का लोन वगैरह पाने में यहाँ पे मैकेनाइजेशन के लिए तो पैसा चाहिए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है इन लोन्स का, अगर आप देखो क्रॉप लोन से कंपैरिजन में, कि फार्मर कहाँ से देगा। उसके बाद बात आती है सब्सिडरी लिमिटेशन की। अब फार्म मैकेनाइजेशन के लिए देखिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसा चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे बहुत सारी राज्य की सरकारें हो, ये सब्सिडी देती है इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ फार्मर्स को या कोऑपरेटिव्स को कि आप इन्वेस्ट करिए। और ये जो सब्सिडीज हैं ये अवेलेबल तो होती हैं बजट एलोकेशन में, बट तब भी बजट में तो होती हैं, बट ये फार्मर की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नहीं होती। तो मान लीजिए 100 रुपये चाहिए और यहाँ पे 70 रुपये ही एलोकेट हो रहे हैं, तो भी दिक्कत है। उसके बाद पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो इन्वर्सली बिहेव करता है विद पॉपुलेशन इंगेज इन द एग्रीकल्चर।
ठीक है? मतलब जितनी पॉपुलेशन एंगेज होगी उसी पे यहाँ पे इन्वर्सली सेम उस पे ये जो है डिपेंड करेगा। देखिए 70% जो इंडिया का रूरल हाउसहोल्ड हैं, वो आज भी डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे ही अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जो है खाने के लिए। तो अनलेस एंड अंटिल देयर इज़ ल्यूक्रेटिव अल्टरनेटिव ऑप्शन, जब तक के लिए इनके पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर से हटेंगे तो हम यहाँ काम करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मेकेनाइजेशन होना कैसे पॉसिबल है आप बताइए? जो आदमी रोज़ी-रोटी अपनी चला रहा है इस ज़मीन को जो है पाल-पोस के, अब इसी में मशीन अगर वो ले आएगा तो ये क्या करेगा? ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद अवेयरनेस भी कम है। देखिए किसानों के अंदर इतना नहीं पता है। अगर हम देखें सिर्फ़ ट्रैक्टर का यूसेज उनको पता है, पावर जो है टिलर्स का यूसेज पता है, कंबाइन हार्वेस्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, सिर्फ़ यही सब इनको पता है फार्म मेकेनाइजेशन के नाम पे। लेकिन बहुत सारी ऐसी और भी मशीन्स हैं जो कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। बट जब पता ही नहीं है इन मशीन्स के बारे में, इन मेथड्स के बारे में फार्मर्स को, तो वो बेचारे कैसे इनका इसको पाएँगे? और उसके आखिरी में दिक्कत है वेरिएबिलिटी इन द फार्म पावर। देखिए पावर अवेलेबिलिटी बहुत दिक्कत है। एक स्टेट से आप देखिए फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर एज़ वेल एज़ अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। देखिए पावर की कमी है और इसी वजह से क्या होता है कि फार्म मेकेनाइजेशन कैसे होगा? मशीन को तो चाहिए पावर, और इस वजह से क्या होता है कि फार्म की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी इतना अगर आप करोगे, पर्टिकुलरली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। तो अभी आपने एक चीज़ देखी कि जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो दिक्कतें भी हैं। अब इस कमेटी में अगर हम बात करें रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं, कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम जिसे अशोक दलवार जी जो है वो हेड कर रहे थे, तो उस कमेटी ने जो ये कमेटी बनाई गई थी कि कैसे आप जो है वो फार्मर इनकम को डबल कर सकते हो। तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है समझते हैं। पहली रिकमेंडेशन दी है फार्म पावर की, कि जो कंजम्पशन है, जो फार्म में पावर लगती है इंडिया के अंदर, वो एवरेज जो लगती है बच्चों, वो लगती है 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर। ठीक है, ये 2017-18 का डेटा बताता है और ये काफ़ी कम है इवन विद एशिया पैसिफिक रीजन से। हमें टारगेट है कम से कम 4 किलोवाट हमें चाहिए पर हेक्टेयर 2022 तक, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। हमारे पास 2 है, हमें 4 चाहिए। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये एम करे कि हम कैसे डेवलप और डिज़ाइन कर सकते हैं स्केल न्यूट्रल मशीनरी को। मतलब यहाँ समझिए कि मशीनरी जो हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, टेरेन पे, डिफरेंट डिफरेंट लैंड पे, जियोग्राफी के हिसाब से हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि एक वन साइज फिट्स फॉर ऑल की यहाँ पे तकनीक आप नहीं अपना सकते कि मैं ये राजस्थान में अलग है, यहाँ पे गुजरात में अलग है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अलग क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही है, यहाँ जहाँ जहाँ अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, उस हिसाब से उस टेरेन के हिसाब से मशीनरी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद स्टेट रीजनल सर्विसेज ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। हेवियर मशीनरी जो कि बड़े एरिया को सर्व करती है वहाँ तक, साथ में कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स, और साथ में साथ जो आईसीटी, जीआईएस मतलब आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला होता है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज, ये सब की बहुत ज़रूरत है ताकि हम ऊपर से ही मॉनिटर कर सकें। टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ CHCs जो है डिफरेंट लेवल पे हो, ये हायरिंग वाला जो है वो डिफरेंट लेवल पे हो, ये सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी को। जैसे मॉडर्न सिस्टम हो गया, जैसे ड्रोन्स के थ्रू आपका जो है सेंसर बेस्ड एप्लीकेशंस हो सकती हैं। आपका हमें ज़रूरत है कि हम सब सेक्शंस जो कि एनिमल हस्बेंड्री के हैं, फिशरीज़ के हैं, उनमें भी हम कायदे से काम कर सकें। देखिए ये अगर हमें ऐसे करना है तो हम बिना जो है ये सारी रिकमेंडेशन को फॉलो करे नहीं कर सकते। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वगैरह ऐसी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। CHC का फुल फॉर्म जानते हैं ना, कस्टम हायरिंग, ठीक है? जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं इन्हें यहाँ पे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर के अंदर, तब ये सब कुछ सपोर्ट करेंगे। खैर आखिरी में बात करेंगे यहाँ पे वे फॉरवर्ड के बारे में। तो पहला कहता है कि आप क्या कर सकते हो, लैंड होल्डिंग का कंसोलिडेशन करो, मतलब स्मॉल फार्मर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करें, ये रहें एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में ये रहें। और ये इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स कंसोलिडेट करें ताकि यहाँ पे हम फ़ायदा उठा सकें इस एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन का, क्योंकि छोटी छोटी में कुछ नहीं हो सकता। छोटी छोटी लैंड होल्डिंग में आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर मशीनरी की कॉस्ट ही ज़्यादा आ जाएगी। दूसरा है स्मॉल फार्म मशीनरीज या फिर इम्प्लीमेंट्स इंडिविजुअल ऑपरेटेड, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो स्मॉल फार्म मशीनरीज हैं इन्हें यहाँ पे हमें प्रमोट करना होगा। ये बात ध्यान में रख के कि अलग अलग क्रॉप के हिसाब से चीज़ें बदलें, क्रॉप पैटर्न या एग्रीकल्चर ऑपरेशन के हिसाब से मशीनरी हो। तीसरा है एडवांस मशीनरीज और इम्प्लीमेंट्स की बात करें
तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसे आप यूज़ कर सकते हो कि भाई मैन्युफैक्चर जो ताकि सपोर्ट इसको मिले मैन्युफैक्चर में इनपुट्स का, फार्म इम्प्लीमेंट का। करेंटली जो है जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, जो हम बाहर से मंगाते हैं, वो सब हमारे देश में बनना शुरू हो जाए, तो इससे जो कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ ज़रूरी है कि हम कस्टम हायरिंग सर्विस को और ज़्यादा इनोवेट करें ना, CHS को और ज़्यादा इनोवेट करें, या रेंटल मॉडल। देखिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है मशीनरी की, और अगर जो है हमें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, आपका शुगर केन हार्वेस्टर, पैडी ट्रांसप्लांटर, लेज़र गाइडेड लैंड लेवलर, तो ये सब जो है अगर हमें यहाँ पे इन लोगों को कस्टम हायरिंग सर्विसेज अच्छी मिलेंगी फार्मर्स को, तो इनको खरीदनी नहीं पड़ेगी और इससे इनकी कॉस्ट कम आ जाएगी। और आखिरी में ईज़ ऑफ फाइनेंसिंग, देखिए जैसे केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसी के तरीके से यहाँ पे हमें लोन देना चाहिए। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन हो, कैपेसिटी बिल्ड हो अच्छे तरीके से, और आपकी बैंक स्टाफ की जो एग्रीकल्चर टर्म लोन से डील करते हैं, तो यहाँ पे जब फार्मर्स लोन लेंगे तो अच्छे तरीके से वो मदद भी करेंगे उनको ऐसी मशीनरी लाने में, और आखिरी में भाई अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पे इकोनॉमी कंप्लीट होती है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires and watch these videos there. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various process, press the join button and enjoy the process. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.